अहंकार मानवीय दुर्गुणों में से सबसे खतरनाक होता है और उस पर भी शक्ति का अहम तो दुनिया का सबसे घातक नशा है। जिस व्यक्ति की आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी हो उसे दूसरों का भला बुरा तो दिखता ही नहीं, साथ ही कई बार वो इसी नशे में चूर होकर खुद के पैर पर भी कुल्हाड़ी मार लेता है। सोमसेन इस समय ताकत के अहंकार में डूबा हुआ था और इस समय तो उसके इस नशे में बदले की स्याही भी घुल गई थी। किस किस से बदला लेगा सोमसेन और कितना खून बहाएगा। लेकिन कहते हैं ना, बदला लेने निकले व्यक्ति को अपने सर पर भी कफन बांध कर रखना चाहिए। क्या ये बात सोमसेन समझ पाएगा? क्या अपने बदले की आग में सब कुछ जलाकर राख कर देगा? अमृत का संदेश जब मृगांक के पास पहुंचा तो वो किसी जरूरी काम से हिमनगर जा रहा था, लेकिन पत्र पढ़ते ही उसने सारे जरूरी काम छोड़कर प्रकाश नगर जाना उचित समझा। जब देवयानी को इस बात का पता चला तो वो घबरा गई और मृगांक के साथ आने के लिए जिद करने लगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे पिताजी से मिलना है। मृगांक वैसे तो कभी देवयानी की कोई बात नहीं टालता था, लेकिन इस समय इस हालत में लंबी यात्रा करना उसके लिए उचित नहीं था। ऊपर से मृगांक को यह भी नहीं पता था कि अमृत ने उसे इतनी जल्दी क्यों बुलवाया है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां कोई दुर्घटना हो गई हो और उसका असर देवयानी या मेरे होने वाले बच्चे पर पड़े। मृगांक ने सोचा। वो इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता था। उसने देवयानी को समझाने की कोशिश की। देखो देवयानी, अभी मैं अकेला जाता हूं, पहले पता तो चले कि वहां सब ठीक है या नहीं। फिर यदि सब ठीक रहेगा तो मैं तुम्हें आकर खुद वहां ले जाऊंगा। अभी लंबी यात्रा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। देवयानी को आखिरकार उसकी बात माननी पड़ी। भारी मन से उसने मृगांक को विदा किया। मृगांक ने मिनूकी और दूसरे वनवासी मित्रों को देवयानी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दे दी और प्रकाश नगर चला गया। यहां देवयानी ने उसे जाने तो दिया था, लेकिन न जाने क्यों उसका मन खराब हो रहा था। बहुत बुरे बुरे विचार उसके मन में आ रहे थे। मृगांक शाम होने से पहले ही प्रकाश नगर पहुंच गया था। वैसे भी उसे एक जंगल से दूसरे जंगल तक यात्रा करने में समय ही कितना लगता था। आते ही मृगांक को अमृत ने सब कुछ सुनाया। वो सब सुनकर मृगांक सब लोगों की तरह बहुत हैरान हुआ था। क्या सच में पिताजी ने ऐसा किया? अधिपति भी उसके आने की खबर सुनकर दौड़े चले आए थे। आते ही उससे बोले, मृगांक बेटे, अब हमें जल्दी से जल्दी इंद्रनगर के लिए निकलना होगा, कहीं विश्वा किसी खतरे में ना हो। अमृत बोली, अधिपति मैं भी आपके साथ चलूंगी। अधिपति ने कहा, तुम यहां रहकर मधुमती देवी और बाकी परिवार का ध्यान रखो, हम तुम्हें सारी खबर भेजते रहेंगे। अमृत को उनकी बात माननी पड़ी। अधिपति कैलाश, मृगांक, पाणिक और कार्तिक सब एक साथ इंद्रनगर के लिए चल पड़े। रास्ते में वे सब योजना बना रहे थे कि यदि वहां कोई दुर्घटना हुई तो कैसे क्या करना होगा। मृगांक की समझ में नहीं आ रहा था कि एक साधारण सी लड़की एक इतने बड़े योद्धा को इस तरह वश में कर सकती है या मजबूर कर सकती है कि वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। उसने अधिपति से कहा, अधिपति मुझे लगता है कि उस लड़की के पास जरूर कोई दैवीय या आसुरी शक्तियां हैं, या हो सकता है वो खुद कोई बड़ी जादू करनी हो, वरना पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। उसने उन्हें मजबूर किया है। अधिपति ने कहा, देखने से तो वो बिल्कुल आम लड़की लगती थी, लेकिन यदि उसके पास शक्तियां होती तो वो महल में सेविका वाले काम करने क्यों आती? मृगांक बोला, हाँ ये बात भी है। क्या पिताजी ने पत्र में उसके बारे में और कुछ नहीं लिखा? नहीं मृगांक, विश्वा ने बस एक ही वाक्य लिखा था, मृगांक को लेकर इंद्रनगर आ जाओ। अधिपति ने बताया। मृगांक बोला, अधिपति कोई तो ऐसी बात है जो पिताजी ने मुझे बुलाया, वरना वे तो अकेले ही किसी से भी लड़ने में समर्थ हैं, और फिर आप सब भी हैं। अधिपति भी उसकी बात से सहमत थे। शाम के समय वे प्रकाश नगर से निकले थे और रात का पहला पहर ढलने से पहले ही इंद्रनगर पहुंच चुके थे। जाते ही उनका सामना चंद्रिका से हो गया। अधिपति को यहां आया देख एक पल के लिए वो भी हैरान रह गए। अब क्या हुआ? आप सब यहां क्यों आए हैं? क्या हमारे विवाह में शामिल होने के लिए? इतना कहकर चंद्रिका जोर से हंसी। अधिपति को उस समय उस पर क्रोध तो बहुत आया। उनका मन किया कि इस दुष्ट स्त्री को यहीं खत्म कर दे, लेकिन स्त्रियों पर हाथ उठाना वे उचित नहीं समझते थे। चिढ़कर बोले, विश्वा कहाँ है? हम उससे मिलने आए हैं, उसके साथ कुछ जरूरी बातें करनी है।
चंद्रिका ने भौहें चढ़ाकर और मुंह बिचकाकर कहा, बैठिए, अभी बुला लाती हूं। तभी मृगांक उसे भीतर आता हुआ दिखाई दिया। मृगांक और कार्तिक अब तक बाहर ही थे। बाकी सबको तो चंद्रिका पहचानती थी, लेकिन मृगांक को उसने नहीं देखा था। ऊपर से उसे देखकर चंद्रिका को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने लौटकर अधिपति से पूछा, ये महाशय कौन है? इनको लेकर क्यों आए हैं आप? अधिपति गरजे, तुम्हारे सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, विश्वा को बुलाओ। लेकिन चंद्रिका वहां से नहीं हिली। एक सेवक को इशारा कर दिया कि विश्वा को ले आए। विश्वा जब बाहर आए तो अधिपति का चेहरा उनको देखकर खिल उठा। ये देखकर चंद्रिका की बाहों पर बल आ गए। उसने पूछा, कल तक तो आप विश्वा जी का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, आज आप इस तरह खुश हो रहे हैं जैसे बरसों बाद बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया हो। अधिपति का मन हुआ कि कह दे, हाँ, बरसों पुराना मित्र वापस ही तो मिल गया है। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और बोले, विश्वा की भावनाएं हम सब के लिए बदल गई होंगी, लेकिन मेरे लिए ये मेरा बचपन का मित्र है और हमेशा रहेगा। तभी तो विवाह की बात सुनकर दौड़ा दौड़ा चला आया। विश्वा जी अब भी चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मृगांक और कार्तिक ने जाकर उनके पैर छुए तो धीरे से सर पर हाथ रख दिया और मुंह से कुछ नहीं कहा। चंद्रिका अधिपति की बात सुनकर व्यंग से मुस्कुराई और बोली, यदि आप सचमुच विवाह में शामिल होने आए हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। चलिए, अच्छा है, अपने मित्र की खुशी के साक्षी बन जाएंगे। अधिपति कैलाश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। न ही चंद्रिका को उनसे जवाब की उम्मीद थी। उसकी आंखें तो मृगांक पर गढ़ी हुई थी, जो कि खुद विश्वा जी को घूरे जा रहा था। काफी देर बाद विश्वा जी ने कहा, अधिपति, अब तुम जाकर अतिथि कक्ष में आराम करो, मैं भी चलता हूं। कल सुबह से काम निपटाने हैं, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चंद्रिका बोली, हाँ, परसों ही तो हमारा विवाह है। आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो सेवक से कह दीजिएगा। इतना कहकर वो ध्यान से विश्वा को देखने लगी। विश्वा ने एक नजर अधिपति पर डाली और उठकर चले गए तो चंद्रिका भी उनके पीछे चल दी। उसने एक पल के लिए भी विश्वा को अकेला नहीं छोड़ा था और अब अधिपति की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अकेले में विश्वा जी से बात करेंगे। सभी अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। चंद्रिका सोच रही थी कि अधिपति इस तरह अचानक क्यों चले आए और उनके साथ ही नया लड़का कौन है। जब से उसने मृगांक को देखा था उसे कुछ अजीब लग रहा था। अपने गर्वीले स्वभाव के कारण खुलकर उसने विश्वा जी से भी कुछ पूछा नहीं था। उधर मृगांक के दिमाग में भी लगातार यही बात घूम रही थी। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वो बिस्तर से उठ बैठा। कमरे से बाहर निकलकर देखा तो एक सेवक बैठा ऊँग रहा था। वहां से निकलकर वो सीधा अधिपति के कमरे में पहुंचा। इतनी रात में उसे अपने कमरे में देख अधिपति चौंक गए। क्या हुआ मृगांक, क्या विश्वा जी से कोई बात हुई? मृगांक बोला, नहीं, लेकिन अब होने वाली है। मैं कार्तिक और पाणिक को लेकर आता हूं, फिर आपको सब बताऊंगा। इतना कहकर वो निकला और दोनों को लेकर फिर अधिपति के कमरे में आ गया। कार्तिक, पाणिक और अधिपति तीनों मृगांक की ओर देख रहे थे और मृगांक खिड़की से बाहर देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अधिपति से कहा, हमें विश्वा जी को यहां से निकालना होगा। अधिपति ने कहा, क्या बात है मृगांक, क्या विश्वा जी किसी खतरे में हैं? मृगांक ने कहा, सिर्फ पिताजी नहीं, हम सभी खतरे में हैं। क्या? तीनों के मुंह से एक साथ निकला। अधिपति कैलाश, पाणिक और कार्तिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तीनों उच्च स्तर के सिद्धिधारक तात्विक थे। लेकिन जब मृगांक खुद ये बात कह रहा हो तो सबका हैरान हो जाना स्वाभाविक ही था। फिर मृगांक ने आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा, फिर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, हमें आज ही पिताजी को इस महल से निकालना होगा। पाणिक ने पूछा, लेकिन कैसे? इस बात का कोई जवाब मृगांक के पास नहीं था। फिर भी उसने कहा, आप सब बस तैयार रहिएगा, जैसे ही पहला मौका मिले विश्वा जी को यहां से निकाल लीजिएगा और बेहद सावधान रहिएगा। इतना कहकर मृगांक अपने कमरे में चला गया। लेकिन अधिपति अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि मृगांक ने ऐसा क्यों कहा। वो चाहे तो कितनी आसानी से विश्वा जी को यहां से निकाल सकता है, फिर मृगांक ने ऐसा क्यों कहा? उधर सोमसेन के साथ उसका पूरा दल किले में प्रवेश कर चुका था। सोमसेन ने अपने दल को नाम दिया था 5 बहादुर। अधीश सोमसेन का स्वभाव पहले से ही अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अब ना जाने क्यों उसे कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वो सोमसेन के ठीक पीछे ही चल रहा था और यही सब सोचता जा रहा था। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। वैसे भी इतने मांत्रिक यहां आने वाले हैं, युद्ध होना तो निश्चित है।
उसमें कुछ जाने भी जाएंगी ही, और मैं कब से इन बातों से घबराने लगा। लेकिन वास्तव में अधीश सोमसेन के इरादों से घबरा रहा था। वो जानता था कि सोमसेन उन लोगों में से है जो अपना नुकसान सह लेंगे, लेकिन किसी और का फायदा नहीं होने देंगे। तभी किले के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। भाड़ भाड़ भाड़, जैसे बहुत से पत्थर एक दूसरे से टकरा रहे हों। आवाज सुनकर सभी एक साथ पलटे। अधीश ने पूछा, ये कैसी आवाज है? सोमसेन तिरछी हंसी हंसते हुए बोला, कुछ और मांत्रिक आ चुके हैं मरने के लिए और धमाका करके देखना चाहते हैं कि किले के भीतर से जवाब मिलता है या नहीं। ज्वालादत्त बोले, ये धमाका उनकी सावधानी का परिचय दे रहा है, और भीतर यदि कोई है तो उसे भी सावधान रहने को कहा गया है। मुझे लगता है ये बड़े मांत्रिकों का कोई दल है। अब सोमसेन भी मुड़कर बाहरी दरवाजे की ओर देखने लगा। उसने आंखें बंद कर ली थी और हाथ सीधे करके एक मंत्र पढ़ा। हवा का एक तेज बवंडर उठा और की आवाज करता हुआ किले के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। बाहर से कुछ चीखने जैसी आवाज सुनाई दी। फिर भारी आवाज में किसी ने पूछा, कौन है भीतर जो हमें अंदर आने से रोक रहा है? अधीश को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था किसकी है। सोमसेन ने कोई जवाब नहीं दिया। हवा का एक और भारी बवंडर दरवाजे की ओर छोड़ दिया। अब की बार जवाब में एक गरजता हुआ अग्निपिंड आया। अधीश इससे पहले कुछ समझ पाता। ज्वालादत्त ने हाथ के इशारे से ही उसे रोक दिया और देखते ही देखते वो अग्निपिंड हवा में विलीन हो गया। अधीश ने यह चमत्कार पहली बार देखा था। अब तक उसने कई तरह के मंत्र देखे थे, आक्रमण, रक्षा, बंधन इत्यादि, लेकिन किसी के आक्रमण को इस तरह निसफल कर देना उसने पहली बार देखा था। सभी लोग अपनी जगह पर ही खड़े थे। तभी सोमसेन पलटकर बाहर की ओर जाने लगा और बोला, अब मेरे पीछे आओ, पहले इसी मुसीबत से निपट लें। इतने में किले के गलियारे में कई कदमों की आवाज गूंजी, जैसे बहुत से लोग एक साथ प्रवेश कर रहे हों। थोड़ी ही देर में सब सामने आ गए। मांत्रिकों के दल एक साथ किले में प्रवेश कर रहे थे। वही भारी आवाज फिर आई। अधीश ने देखा, भीड़ में सबसे पीछे की ओर ईला के पिताजी नवीन निरंजन अपने दल के साथ खड़े थे। ईला और निमेश भी उनके साथ थे। आखिरकार इन दोनों को नवीन निरंजन ने अपने दल में शामिल कर ही लिया। अधीश ने सोचा, वो भारी भरकम आवाज नवीन निरंजन की ही थी। देखो सोमसेन, राजा के फैसले के अनुसार तुम किसी को भी किले के भीतर आने से रोक नहीं सकते। ये सुनकर सोमसेन जोर से हंसा। अगर हिम्मत है तो हम 5 बहादुरों का सामना करो। 5 बहादुर? नवीन निरंजन ने कुछ अचरज भरी आवाज में कहा। ज्वालादत्त, सोमसेन और भोमसेन, इन 3 के दल को तो सब जानते थे, लेकिन 5 में से 2 और कौन है? नवीन ने ध्यान से देखने की कोशिश की। अधीश और उसके साथी अंधेरे हिस्से में थे। सामने खड़े मांत्रिकों के दल को ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सोमसेन ने हुजूम को आज्ञा दी। जाओ और खत्म कर दो सबको। अधीश सर से पैर तक कांप गया। उस भीड़ में ईला भी शामिल थी। क्या आज एक उद्देश्य को पाने के लिए किसी अपने की बलि देनी होगी? मृगांक क्या सोच रहा था चंद्रिका के बारे में? क्या वो विश्वा को वहां से सुरक्षित निकाल सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।